नगर वधू। ये कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां हर कोई जानता था कि गांव की शांति के पीछे कुछ रहस्यमय बातें छुपी हैं। गांव का नाम था मृत्युलोक, जहां अजीब घटनाएं घटती रहती थीं, लेकिन लोग किसी से कुछ नहीं कहते थे। यहाँ की सबसे सुंदर और मासूम लड़की थी ललिता। उसकी सुंदरता और शील ने हर किसी को मोहित कर लिया था। ललिता का विवाह गांव के सबसे समृद्ध परिवार के बेटे महेंद्र से तय हुआ था। महेंद्र एक बहुत ही आकर्षक और बुद्धिमान युवक था, जो गांव के प्रमुख परिवार से था। ललिता और महेंद्र की शादी की तैयारियां धूमधाम से चल रही थीं, और पूरा गांव उत्साहित था। लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस शादी के साथ एक खौफनाक कहानी जुड़ी हुई थी, जो कई सालों से गांव में चल रही थी। लोग कहते थे कि गांव के पास एक पुराना किला है, जो किसी समय एक भव्य महल हुआ करता था। वहां की दीवारों में एक काला इतिहास समाया हुआ था। उस किले में एक भूतिया आत्मा बसी हुई थी, जो हर नवविवाहिता को अपना शिकार बनाती थी। ललिता को इन सब बातों का पता तब चला, जब उसने अपनी सहेली से यह सुना कि उस किले में किसी समय एक सुंदर लड़की ने शादी के बाद आत्महत्या कर ली थी। वो लड़की एक नगर वधू थी, जो अपनी शादी की रात को अचानक किले के पास चली गई और वहीं अपनी जान दे दी। कहते थे कि वह आत्मा अब किसी भी नवविवाहिता को देखकर उसकी आत्मा को निगल जाती है, ताकि वह अपनी मृत्यु का बदला ले सके। ललिता को ये सब सुनकर डर लगने लगा, लेकिन उसने इसे सिर्फ एक गांव की अफवाह समझा और सोचा कि यह सिर्फ डरावनी कहानियां हैं। उसकी शादी के दिन, जब रात का समय हुआ और हर कोई सज धज कर शादी के कार्यक्रम में व्यस्त था, ललिता और महेंद्र ने किले के पास घूमने का निर्णय लिया। महेंद्र का कहना था कि वे कुछ रोमांटिक समय बिताएंगे, लेकिन ललिता के मन में एक अजीब सा डर था। जैसे ही वे किले के पास पहुंचे, आकाश में घना बादल था और हवा में एक अजीब ठंडक महसूस हो रही थी। ललिता के कदम जैसे ही किले के भीतर की ओर बढ़े, अचानक एक गहरी और धीमी आवाज सुनाई दी, जैसे किसी ने कहा हो, नगर वधू। ललिता ने पलटकर महेंद्र से पूछा, तुमने ये सुनी? महेंद्र ने घबराते हुए कहा, नहीं, शायद तुम्हें कुछ भ्रम हो रहा है। हम वापस चलते हैं। लेकिन ललिता का मन नहीं माना। वह आवाज फिर से आई, इस बार और तेज, नगर वधू। और वह एक अजीब सी खिंचाव के साथ किले की ओर बढ़ी। महेंद्र ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन ललिता जैसे बंधी हुई थी। किले के अंदर जाते ही ललिता को एक खौफनाक दृश्य दिखाई दिया। वहां एक महिला खड़ी थी, जो सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी। उसके चेहरे पर एक दयनीय और दर्द भरी मुस्कान थी। महिला ने धीरे से कहा, तुम भी वही हो, जो मैं थी। एक नगर वधू, जिसकी मौत की रात ने उसे बर्बाद कर दिया। ललिता ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? महिला ने कहा, मैं वह लड़की हूँ, जो अपनी शादी की रात यहाँ आई थी और आत्महत्या कर ली थी। अब मैं हर उस लड़की का पीछा करती हूँ, जो इस किले के पास आती है, क्योंकि मैं भी तुम जैसे ही एक नई दुल्हन थी। ललिता का दिल तेजी से धड़कने लगा, और उसकी आंखों में आंसू आ गए। महिला ने अपनी कहानी सुनाते हुए कहा, मेरे विवाह के बाद मेरी खुशियां चुराई गईं। मैंने अपनी शादी के दिन सब कुछ खो दिया। अब मैं इसी किले में भटकती हूँ और हर नवविवाहिता को अपने साथ ले जाती हूँ। तुमने इस किले में कदम रखा, तो अब तुम्हारा समय आ गया है। ललिता पूरी तरह से डर से कांपने लगी। वह महसूस करने लगी कि वह उस आत्मा के जाल में फंस चुकी है। तभी महेंद्र किले के पास आया और उसने ललिता को खींचते हुए बाहर निकाला। लेकिन जितना वह बाहर जाने की कोशिश करता, उतना ही ललिता को किले के अंदर खींच लिया जाता। अंत में महेंद्र ने ललिता को खींचते हुए बाहर निकाला, लेकिन वह पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसका चेहरा डर और उदासी से भरा हुआ था, और वह किसी से भी बात करने में असमर्थ थी। अगले कुछ दिनों में
ललिता को लगातार वही आवाजें सुनाई देने लगीं। वह सोते समय चिल्लाती और कहती, नगर वधू। और फिर कुछ दिन बाद एक रात ललिता गायब हो गई। उसके बाद गांव में किसी ने उसे देखा नहीं। कहते हैं उसकी आत्मा अब भी किले में भटक रही है, और अगर कोई नवविवाहिता किले के पास जाती है तो वह उसकी पुकार सुन सकती है, नगर वधू। और तब उसे पता चलता है कि वह आत्मा उसका पीछा कर रही है। गांव वाले अब किले के पास जाने से डरते हैं, और यह कहानी एक चेतावनी बन गई है ताकि कोई भी न उस आत्मा का शिकार बने जो शादी के बाद अपनी खुशियां खो चुकी थी। भूतिया दुल्हन एक डरावनी कहानी। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जिसका नाम था निशांतपुर, जो घने जंगलों और पहाड़ों से घिरा हुआ था। गांव में एक पुरानी हवेली खड़ी थी जिसे भूतिया हवेली के नाम से जाना जाता था। हवेली का इतिहास बहुत ही रहस्यमय था, और गांव वाले कहते थे कि वहां एक भूतिया दुल्हन की आत्मा बसी हुई है। यह आत्मा अपनी अधूरी शादी का बदला लेने के लिए नए जोड़ों को अपनी ओर खींचती थी। हवेली के बारे में कई डरावनी कहानियां थीं, लेकिन किसी ने भी उसकी सच्चाई को जानने की हिम्मत नहीं की थी। सुमित्रा एक खूबसूरत और समझदार लड़की थी जो अपने माता पिता के साथ एक अच्छे और खुशहाल परिवार में रहती थी। वह बेहद खुश थी क्योंकि उसकी शादी की तारीख पास आ चुकी थी। उसके होने वाले पति राघव के साथ वह अपने नए जीवन की शुरुआत करने के लिए बहुत उत्साहित थी। राघव और सुमित्रा का प्यार बचपन से था, और अब दोनों की शादी का दिन बहुत जल्द आ चुका था। शादी के सारे इंतजाम पूरे हो गए थे, लेकिन एक दिन सुमित्रा ने एक अजीब अफवाह सुनी। गांव के बुजुर्गों ने उसे बताया कि हवेली में एक भूतिया दुल्हन की आत्मा बसी हुई है। वे कहते थे कि यह आत्मा अपनी अधूरी शादी के कारण परेशान है, और वह हर दुल्हन को अपनी तरह बना देती है। इस खबर ने सुमित्रा के दिल में डर बैठा दिया, लेकिन उसने सोचा कि यह सिर्फ एक अफवाह होगी, और उसने इसे नज़रअंदाज किया। शादी की रात सुमित्रा और राघव ने तय किया कि वे अपनी शादी की रिसेप्शन पार्टी हवेली में करेंगे। जब वे हवेली के पास पहुंचे तो एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे पर पड़ा, जैसे हवेली उन्हें अपनी ओर खींच रही हो। हवेली की ऊंची ऊंची दीवारें और टूटी फूटी छतें उन्हें डराने लगी, लेकिन सुमित्रा ने अपने डर को काबू में किया और राघव के साथ हवेली में प्रवेश किया। जैसे ही वे हवेली के अंदर गए, सुमित्रा को एक अजीब सी खामोशी महसूस हुई। हवेली के कमरे सुनसान थे, और दीवारों पर अजीब अजीब चित्र और पुराने नक्शे लगे हुए थे। हवेली के भीतर की दीवारें जैसे चुपचाप चीख रही थीं। सुमित्रा ने राघव से कहा, क्या तुम भी महसूस कर रहे हो? यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। राघव ने हंसते हुए कहा, तुम बहुत घबराई हुई हो सुमित्रा। ये सिर्फ एक पुरानी हवेली है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन सुमित्रा को फिर भी बहुत डर लग रहा था। उसने देखा कि हवेली के एक कोने में एक पुरानी शादी की जोड़ी रखी थी। वह जोड़ी इतनी पुरानी और पीली हो चुकी थी कि सुमित्रा का दिल और भी डर से भर गया। अचानक कमरे का तापमान बहुत कम हो गया, और एक अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी। वह हवा जैसे उसके दिल को काट रही थी। सुमित्रा की नजरें अचानक एक अजीब सी महिला पर पड़ी जो सफ़ेद जोड़े में लिपटी खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, और चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। सुमित्रा को ये देखकर ऐसा लगा जैसे वह महिला उनके पास आ रही है। राघव ने भी उस महिला को देखा और डर के मारे उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। तुम कौन हो? सुमित्रा ने कांपते हुए पूछा। महिला ने धीरे धीरे अपनी आंखों में आंसू भरते हुए कहा, मैं वही हूँ जिसे तुम भूतिया दुल्हन कह रहे हो। सुमित्रा की आंखों में भय की लहर दौड़ गई। महिला के चेहरे पर वही मुस्कान थी जो कोई भूतिया आत्मा अपनी आदत से बनाए रखती है। महिला ने कहा, तुम मेरी तरह दुल्हन बनोगी, तुम्हारा जीवन भी मेरे जैसे अधूरा होगा।
सुमित्रा ने महसूस किया कि यह वही आत्मा है जिसकी अफवाहें गांव में फैली हुई थीं। उसकी आंखों से खून के आंसू बहने लगे और वह धीरे धीरे सुमित्रा के करीब आने लगी। कमरे का माहौल इतना सर्द और खौफनाक हो गया कि सुमित्रा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सुमित्रा ने राघव की ओर देखा, जो घबराया हुआ था, और फिर उसने खुद को संभाला। उसने हिम्मत जुटाते हुए कहा, तुम्हारी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब तुम अपनी अधूरी शादी को छोड़ दोगी। तुम मेरी मदद करोगी तो तुम्हें भी शांति मिलेगी। महिला की आंखों में एक हल्की सी उम्मीद झलकी। वो कुछ देर चुप रही, फिर धीरे धीरे बोली, तुम सही कह रही हो। मेरी शादी अधूरी रह गई और इसलिए मैं इस दुनिया से नहीं जा पाई। अब तुम मेरी मदद करो, मुझे शांति मिलेगी। सुमित्रा ने महिला से कहा, तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी, लेकिन तुम्हें अपनी अधूरी शादी को छोड़कर इस दुनिया से विदा लेना होगा। महिला धीरे धीरे गायब होने लगी और जैसे ही वह गायब हुई, हवेली का माहौल बदल गया। चारों ओर एक शांति की लहर फैल गई। जैसे ही महिला की आत्मा शांत हुई, हवेली में हल्की सी रोशनी फैलने लगी। सुमित्रा और राघव एक दूसरे को देखकर समझ गए कि अब सब ठीक है। हवेली का डर खत्म हो चुका था। वे दोनों बाहर निकले और गांव लौट आए। अब वे समझ चुके थे कि कुछ चीजों को नजरअंदाज करने से डर नहीं भागता, बल्कि उनका सामना करना पड़ता है। गांव में आज भी हवेली खड़ी है, लेकिन अब वह भूतिया हवेली नहीं रही। लोग कहते हैं कि कभी कभी हवेली के अंदर से एक हल्की सी हंसी सुनाई देती है, जैसे कोई अपनी अधूरी शादी पूरी कर चुका हो। सुमित्रा और राघव की कहानी गांव में एक मिसाल बन गई। वे अब हवेली के पास जाते हुए भी डरते नहीं, बल्कि उसे एक शांतिपूर्ण स्थान मानते हैं। बूढ़ी चुड़ैल। गांव के बाहरी इलाके में एक सुनसान रास्ते के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। झोपड़ी इतनी पुरानी थी कि उसकी दीवारें काले धब्बों से ढकी थीं और छत हर वक्त गिरने को तैयार रहती थी। उसमें एक बूढ़ी औरत रहती थी, जिसे गांव वाले चंद्रिका बुआ कहते थे। चंद्रिका बुआ की झोपड़ी के आसपास अजीब सी शांति रहती थी। दिन के उजाले में भी उस झोपड़ी के पास जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। लेकिन रात को, जब पूरा गांव सो रहा होता, उस झोपड़ी से रहस्यमय आवाजें आती, कभी किसी के रोने की, कभी डरावनी हंसी की। लोग कहते थे कि वह कोई साधारण बुढ़िया नहीं, बल्कि चुड़ैल थी। चंद्रिका बुआ सालों पहले इस गांव की सबसे हंसमुख औरतों में से एक थी। उसका परिवार छोटा लेकिन सुखी था। उसके पति एक बढ़ई थे और उसकी 2 प्यारी बेटियां थीं। लेकिन एक रात, एक भयानक हादसे ने सब कुछ खत्म कर दिया। उस रात गांव में एक जोरदार आंधी आई। लोग अपने घरों में दुबके हुए थे। अचानक चंद्रिका बुआ के घर में आग लग गई। लोग मदद करने के लिए भागे, लेकिन घर की आग इतनी तेज थी कि कोई अंदर नहीं जा सका। कुछ ने देखा कि चंद्रिका बाहर खड़ी थी, लेकिन वह अपनी जलती हुई झोपड़ी को देखकर रोने के बजाय अजीब सी हंसी हंस रही थी। जब तक आग बुझी, उसके पति और दोनों बेटियां जलकर मर चुकी थीं। लोग चंद्रिका बुआ को दोष देने लगे। उन्होंने कहा, ये औरत चुड़ैल है। इसने अपने परिवार को बलि चढ़ा दिया है। चंद्रिका ने इन आरोपों का कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप गांव छोड़कर उस सुनसान झोपड़ी में रहने चली गई। कुछ महीनों के भीतर गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। रात में लोगों के दरवाजों पर दस्तक होती, लेकिन जब वे दरवाजा खोलते, वहां कोई नहीं होता। कभी कभी खिड़की के बाहर लाल आंखें चमकती दिखतीं। गांव के एक किसान ने दावा किया कि उसने रात में चंद्रिका बुआ को अपने खेत में घूमते देखा था। वो हवा में तैर रही थी, किसान ने कहा। कई लोग इन घटनाओं के बाद बीमार पड़ गए। कुछ लोग अचानक गायब हो गए और उनकी लाशें कई दिनों बाद नदी किनारे या जंगल में पाई गईं। इन लाशों के चेहरे डरावने तरीके से मरोड़ गए थे,
जैसे उन्होंने मरने से पहले कुछ बहुत भयानक देखा हो। गांव में रामू नाम का एक नौजवान था जो खुद को बहुत साहसी समझता था। उसने लोगों की डरावनी कहानियों को मजाक समझा। उसने गांव वालों से कहा, चंद्रिका बुआ कोई चुड़ैल नहीं है, ये सब तुम्हारी कल्पनाएं हैं। मैं आज रात उसकी झोपड़ी में जाऊंगा और तुम्हें सच बताऊंगा। उस रात रामू मशाल लेकर चंद्रिका बुआ की झोपड़ी की ओर बढ़ा। रास्ता सुनसान था, पेड़ों की टहनियां हवा में अजीब अजीब आवाजें कर रही थीं। रामू जैसे ही झोपड़ी के पास पहुंचा, उसे वहां एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। झोपड़ी का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। रामू ने अंदर झांका। झोपड़ी के अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन वहां से अजीब सी बदबू आ रही थी। अचानक उसने एक धीमी धीमी हंसी सुनी। कौन है? उसने आवाज लगाई, लेकिन जवाब नहीं आया। रामू ने हिम्मत करके झोपड़ी का दरवाजा खोला। अंदर का दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए। झोपड़ी के बीचों बीच एक चटाई पर चंद्रिका बुआ बैठी थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसके बाल हवा में ऐसे उड़ रहे थे जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें हिला रही हो। तू यहाँ क्यों आया है? चंद्रिका ने भयानक आवाज में पूछा। उसके मुंह से काले धुएं की लहरें निकल रही थीं। रामू ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। चंद्रिका बुआ हवा में उठी और रामू के पास आ गई। उसने रामू की आंखों में झांका और रामू चीखते हुए बेहोश हो गया। अगले दिन उसकी जली हुई लाश झोपड़ी के पास पाई गई। रामू की मौत के बाद गांव वालों ने चंद्रिका बुआ को खत्म करने का फैसला किया। वे मशाल और हथियार लेकर झोपड़ी की ओर बढ़े, लेकिन जैसे ही वे झोपड़ी के पास पहुंचे, हवा अचानक तेज चलने लगी। झोपड़ी से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं, हंसी, चीखें और किसी के रोने की। जैसे ही उन्होंने झोपड़ी को आग लगानी चाही, पूरी झोपड़ी गायब हो गई। हवा में चंद्रिका बुआ की हंसी गूंजी, तुम सबको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं वापस आऊंगी। उस दिन के बाद से गांव में खौफ का माहौल और गहरा हो गया। रात को अजीब आवाजें सुनाई देती। लोग अपने घरों में बंद हो जाते, लेकिन कई बार दरवाजों पर दस्तक सुनाई देती। गांव के लोग अब भी मानते हैं कि चंद्रिका बुआ की आत्मा उन्हें परेशान करने के लिए हर रात आती है। जो भी उसकी आवाज सुनकर दरवाजा खोलता है, उसका अंजाम वही होता है जो रामू का हुआ। गांव के बुजुर्ग अब बच्चों को सिखाते हैं, रात को अगर कोई दरवाजा खटखटाए तो भूलकर भी मत खोलना। लेकिन हर अंधेरी रात में हवा के साथ उसकी हंसी गूंजती है, जैसे वह अपने अगले शिकार की तलाश कर रही हो। और अगर कभी तुम्हें रात को दस्तक सुनाई दे, तो क्या तुम दरवाजा खोलोगे? Please subscribe our YouTube channel.